नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अपने जो हमारा दूसरा बुक है जिसका नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसका हम तीसरा अध्याय करने वाले हैं जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, पहले मैं आपको इस चैप्टर का अर्थ बताऊंगा, फिर इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है वो बताऊंगा, फिर इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम वो बताऊंगा, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 है, बिल्कुल ध्यान रखें। इसके बाद एक वीडियो हमारा और आएगा जिसमें मैं ये पूरा चैप्टर आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, और ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और देखो, आपने अभी तक मेरे न्यू कोर्स को ज्वाइन नहीं किया ना, तो आप उसको ज्वाइन करें। इसमें आपका ही फायदा है। जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2024 के आसपास, जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको फायदा होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, आपका ही फायदा होता है। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाएं और मुझे फॉलो करें। मेरा यूज़र नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। और बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप यहाँ पे मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो। बहुत ही अच्छा ये मतलब स्थान है जहाँ आप अपना कुछ भी पूछ सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो। ठीक है, और बाकी कमेंट भी आप कर सकते हो, वो भी आपके लिए खुला हुआ है। और बाकी आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर है, उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। स्पेस के साथ और डॉट के साथ अगर आप लिखोगे तभी हमारा ग्रुप ऐसे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा विषय सूची है दूसरे बुक का। तो हमने पहला अध्याय कर लिया था और दूसरा अध्याय कर लिया था जिसका नाम था मानव बस्ती, और पहला अध्याय भी हमने कर लिया था। तो आज हम तीसरे अध्याय को करेंगे। इकाई 3 का जो तीसरा अध्याय हमारा है भू संसाधन तथा कृषि, ये समझेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए भूगोल का अर्थ क्या होता है। देखो, भूगोल का अर्थ अगर आपको नॉर्मली पता रखना है तो पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। सीधा से कह सकते हो आप, पृथ्वी के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं, है ना। अब पृथ्वी के अंदर दो लोग हैं, एक तो हमारा मानव हो गया, मनुष्य हो गया, और दूसरा हो गया भूगोल से जुड़ा हुआ प्रकृति चीज, जैसे हवा हो गया, वायुमंडल हो गया, गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तापमान हो गया। ठीक है, ऐसे, और मृदा हो गया। ठीक है, पेड़ हो गया। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ भौतिक रूप से है, जो भूगोल है, भौतिक रूप से जो हम भूगोल को पढ़ते हैं। और जो आपका इससे पहले जो बुक था आपका, उसका नाम था मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें जो है आपने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का जो है मूल सिद्धांत समझा था कि मनुष्य कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे उगाता है। ठीक है, कैसे विकास करता है, कैसे प्राथमिक क्रिया करता है, कैसे द्वितीयक क्रिया करता है। ठीक है, ये उस बुक में आपने समझा था। लेकिन जो आपका क्लास 11th वाला बुक था में आपने पृथ्वी का अध्ययन किया था, लेकिन भौतिक रूप से किया था, उसमें मनुष्य का नाम ही नहीं आता कहीं। तो इसी अकॉर्डिंग जो आपका ये दूसरा बुक चल रहा है, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर जो लोग रहते हैं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको समझना है। तो इसी के अंदर हमारा एक चैप्टर आ जाता है भू संसाधन तथा कृषि। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आपका ये चैप्टर है इसमें टोटल टॉपिक कितने बनते हैं। इन पूरे चैप्टर में जो है ना, आप पूरा चैप्टर को देख लो, सब कुछ देख लो, तो 19 टॉपिक से ज़्यादा कोई टॉपिक आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं बनता है। मैं आपको ये 19 टॉपिक कराऊंगा। अगर आपने इस 19 टॉपिक को समझ लिया तो मेरी गारंटी है कि आप ये चैप्टर बिल्कुल समझ जाओगे, आपका जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारा इस 19 टॉपिक के ऊपर ही घूमेगा। आप हर टॉपिक को अच्छे से समझना, और बहुत ही अच्छे से समझना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। आज जो हमारा ये वीडियो है पार्ट 1, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर के 6 टॉपिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, आप ऊपर के 6 टॉपिक करेंगे। आप एक काम करो, आप एक नोटबुक निकाल निकाल सकते हो और एक पेन निकाल सकते हो, ताकि आप इन 6 टॉपिक को मैं जब भी आपको अभी समझाऊं 6 टॉपिक को, तो आप जो है उसको नोट डाउन कर सको। देखो, नोट डाउन करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियो ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, ये फ़ायदा है नोट डाउन करने का। तो 6 टॉपिक समझते हैं हम इसमें। और देखो, डायरेक्ट मैं आपको टॉपिक पे नहीं ले जाऊंगा, पहले मैं आपको चैप्टर का अर्थ बताऊंगा। देखो, चैप्टर का अर्थ है भू संसाधन तथा कृषि। देखो, भू मतलब होता है भूमि, और भूमि हमारे लिए खुद एक संसाधन है। संसाधन का अर्थ आपको पता होगा, हमारे
कोई भी ऐसा चीज जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए उपयोगी है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो उसे हम कहते हैं संसाधन। देखो भूमि के बिना काम चल सकता है क्या? हमको खाना खाना है, चावल चाहिए। अब चावल कैसे उगता है? खेत में उगता है। और खेत यानी चावल हम किस में उगाते हैं? तो आप कहोगे हम खेत में उगाते हैं। और खेत क्या है? भूमि है ना? भूमि में हम चावल उगाते हैं और चावल को बनाकर खाते हैं। तो यानी भूमि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संसाधन है, आपको पता होगा, बताने की जरूरत है नहीं। अब भू जो संसाधन है, भूमि हमारे लिए एक संसाधन है, उस पे हम एक कृषि करेंगे और कृषि करके हम अनाज उगाएंगे। ठीक है, यही इस चैप्टर का अर्थ हो जाता है। समझ गए? यानी भूमि हमारे लिए एक संसाधन है जिस पे हम कृषि करेंगे। और ये जो आपका चैप्टर है इसमें आप पूरा कृषि समझोगे। चावल प्रधान कृषि, गेहूं प्रधान कृषि, ठीक है। और भारत की वर्षा ऋतु, जिसमें हम रबी फसल पढ़ेंगे, ठीक है, जायद फसल पढ़ेंगे, और एक और था हमारा, वो फसल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों हम फसल जो है ये पढ़ेंगे। यानी पूरा चैप्टर आपका जो है कृषि यानी खेती के ऊपर घूमेगा। यानी जो हमारा संसाधन है भूमि नाम का, उस पे हम कृषि करेंगे और पूरा इतिहास कृषि का समझेंगे। यही इस चैप्टर का अर्थ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? अर्थ आ गया? बिल्कुल ठीक है। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है भू उपयोग वर्गीकरण। देखो भूमि तो पूरा जमीन है हमारा, हम अभी जहाँ खड़े हैं वो भी एक जमीन है ना? बस यही है कि हमने जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग बना दिया, उसमें हम कमरा बना के रहते हैं। लेकिन जो भूमि होता है ना, उसमें कमरा नहीं बनाते, उसको एकदम साफ सुथरा रखते हैं, उसको उपजाऊ रखते हैं, ताकि उसके ऊपर हम कृषि कर सके। क्योंकि अगर मान लो आप बिल्डिंग बना दोगे तो क्या खेती होगा? नहीं होगा। तो भूमि जो है उसको उपयोग करने के लिए कुछ भागों में हम बांट देते हैं भूमि को। इसी को हम कहते हैं भू उपयोग वर्गीकरण। भूमि का उपयोग तो हम करेंगे, लेकिन उसको वर्गीकृत करेंगे हम। ठीक है, अब भूमि का हम उपयोग बहुत जगह कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा इस टॉपिक का अर्थ। वनों के अधीन क्षेत्र। अब देखो क्षेत्र तो वही है, भूमि है ना? वन क्या, वन का मतलब क्या होता है? पेड़। यानी ऐसे क्षेत्र जो पेड़ के अधीन हो, पेड़ के अंडर में हो, पेड़ के अधीन हो, यानी उसके नीचे हो। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। देखो ये क्षेत्र वनों के अधीन होते हैं, नाम से पता चलता है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जो वनों के अधीन हो। ठीक है, बिल्कुल रटने की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखो। अगर समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो, वीडियो पॉज करके समझ सकते हो, इतनी सुविधा है आपके पास। ठीक है, तथा सरकार द्वारा वन क्षेत्रों का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि यहाँ के जो वन है वो विकसित हो सके। अब ये तो सीधा मैंने अर्थ बता दिया आपको इस टॉपिक के अंदर क्या है। अब इस टॉपिक का जो ये नाम है, मतलब इसका के अंदर जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है, उसका अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा कि मतलब ये आपका कैसे होता है। देखो क्षेत्र वनों के अधीन है, तो इसका आंसर हो गया कि ये क्षेत्र वनों के अधीन है, सीधी सी बात है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जाता है कि यहाँ के जो वन है ना वो विकसित हो सके। मान लो ये पूरा एक क्षेत्र है, 50 गज मान सकते हो आप। ठीक है, 50 गज ही मान लो, बहुत छोटा सा हो जाता है। तो इसमें जो एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, एक पेड़ यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये मान लो पूरा पेड़ है। अब सरकार क्या सीमांकन करेगी कि जो ये अंदर पेड़ आ रहे हैं ना, ये पेड़ विकसित हो सके। इसको विकसित करने की मतलब एक तरह से कार्य करती है सरकार। समझ गए? तो आप कह सकते हो वनों के अधीन क्षेत्र होते हैं, इनका सरकार इस प्रकार सीमांकन करती है कि वहाँ के जो वन है वो विकसित हो सके। ठीक है, टॉपिक का अर्थ समझोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना? देखो बंजर एवं व्यर्थ भूमि, इसका अर्थ समझो। देखो बंजर मतलब क्या होता है? ऐसी भूमि जहां हम कृषि कभी ना कर सके। भले ही हमने वहां पे कितना टेक्नोलॉजी लगा दिया, कितना प्रौद्योगिकी का विकास कर दिया, कितना तकनीक लगा दिया, लेकिन हम वहां कृषि नहीं कर सकते। व्यर्थ का मतलब क्या होता है? व्यर्थ है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं कुछ, ये खत्म है मेरे लिए, स्थान ही नहीं है मेरे लिए कुछ। इसको हम कहते हैं व्यर्थ। तो बंजर एक भूमि है जो हमारे लिए व्यर्थ है, यही इस टाइटल का अर्थ होता है। देखो बंजर एवं व्यर्थ भूमि मतलब यही है, एक क्षेत्र है जो पूरा बंजर है और वो हमारे लिए व्यर्थ है। देखो बंजर जो भूमि है वो हमारे लिए कभी उपयोगी बन सकता है? नहीं बन सकता, वो तो खुद ही एक व्यर्थ भूमि है। इसलिए हम इसको कहते हैं बंजर एवं व्यर्थ भूमि। टाइटल बिल्कुल अच्छा टाइटल है, बहुत ही प्यारा टाइटल है। ठीक है, देखो वह भूमि जिस पर विभिन्न प्रौद्योगिकी द्वारा उस भूमि को हम कृषि योग्य नहीं बना सकते, उसी को कहते हैं हम बंजर एवं व्यर्थ भूमि। देखो मैंने तो आपको डायरेक्ट बता दिया, मैंने इस पॉइंट को भी नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको बता दिया। क्यों बताया? कि जो टाइटल है ना बहुत ही मजेदार टाइटल है, बंजर एवं व्यर्थ भूमि। कोई व्यक्ति आएगा ना सीधा समझ लेगा कि भाई एक क्षेत्र है
जो बहुत ही बंजर है और हमारे लिए व्यर्थ है। सिंपल से इसका अर्थ हो जाता है ना। समझ गए होगे आप? समझते हुए चलो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। अब हम तीसरा जो वर्गीकरण किया जाता है भू उपयोग वर्गीकरण में, वो हो जाता है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य मतलब, देखो कृषि क्या होता है, जो हम खेती करते हैं। अब गैर मतलब यानी वैसे क्षेत्र जिसमें कृषि ना करें। या मान लो ऐसा गैर कृषि, ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हो, ये है, आप समझते हैं। इस वर्ग की भूमि में भूमि का उपयोग सड़कों, नहरों, उद्योगों, दुकानों के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा आंसर है इसका, और बहुत ही अच्छा है। देखो, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, इसका अर्थ आप एकदम पी जाओ। गैर मतलब क्या होता है, कृषि ना करें उस क्षेत्र को बोलते हैं गैर। कार्य मतलब काम, प्रयुक्त मतलब उसके अंदर, और भूमि मतलब क्षेत्र। यानी ये जो क्षेत्र है ना, आप इसको फोटो के माध्यम से समझो। ये जो आपका क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हम कृषि नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं गैर कृषि। यानी हम यहाँ कृषि बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पे घर का डिजाइन देख रहे हो, इसमें हम घर बनाएंगे, उद्योग बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, नहर बनाएंगे, उसके बाद बांध लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये भूमि तो है, इसमें हम कृषि भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे हमने घर बना दिया। घर बना दिया तो हम कृषि कैसे करेंगे घर के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं गैर कृषि में प्रयुक्त भूमि। यानी हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए गैर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बन रखे हैं, सड़क बन रखे हैं, तो हम कैसे कृषि करेंगे? समझ गए? यानी भूमि तो उपयोग है हमारे लिए, उसका महत्व है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वहाँ बिल्डिंग बन चुके हैं, नहर बन चुके हैं, दुकान बन चुके हैं, तो हम क्या हो जाकर कृषि करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो यही इसका अर्थ हो जाता है। समझते हुए चलो, मैं आपकी वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल डीप बताया है, एकदम बारीकी से समझाया है। देखो, चौथा वर्गीकरण, स्थायी चारागाह क्षेत्र। स्थायी मतलब क्या होता है? परमानेंट। चरागाह मतलब क्या होता है? जहाँ हम चारे मतलब पशु को चढ़ाते हैं, घुमाते हैं, ठीक है। और क्षेत्र मतलब क्या होता है? इलाका। यानी स्थायी रूप से हम किसी पशुओं को किसी स्थान पर चढ़ाते हैं, उसको कहते हैं हम स्थायी चरागाह क्षेत्र। फोटो देख सकते हो, ये पूरे पशु हैं जो यहाँ पर आ रखे हैं, इसका मालिक यहाँ पे घूम रहा है। देखो, इस प्रकार की अधिकतर जो भूमि है ना, वो ग्राम पंचायत और जो सरकार का जो स्वामित्व है ना, वो वहां पर होता है। कहाँ पर? एक भूमि पे। और एक छोटा सा जो भाग है ना, वो निजी स्वामित्व में होता है। अब देखो, इसका अर्थ आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इसका अर्थ आपको कैसे समझ में आएगा, यहां समझो। ये एक क्षेत्र है, ठीक है। ये, इसको आप 50 गज मान सकते हो। 50 गज बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसमें से 30 गज जो जगह है ना, वो है किसके अंडर में? ग्राम पंचायत के अंडर में, ठीक है। और 10% जो हमारा मतलब 10 गज जो जमीन है ना हमारा, वो है हमारा सीधा सरकार के अंडर में। लेकिन मामूली 10 गज जो हमारा जमीन है ना, वो सिर्फ किसी निजी व्यक्ति के हाथों में है, सिर्फ 10 गज। यानी समझ रहे हो, ग्राम पंचायत के हाथ में 30 गज है, और सरकार के हाथ में 10 गज है, और निजी स्वामित्व में ऐसा ही मान सकते हो 5 गज है, सरकार में 15 है। यानी क्या मतलब है कि स्थायी चरा का जो क्षेत्र होता है ना, इसके अंडर में ये जमीन जो है किसके अंडर में होता है? ये जो मान लो ये लोग घूम रहे हैं, ये पूरा जमीन जो है ग्राम पंचायत, सरकार और कुछ हिस्सा जो है निजी स्वामित्व के अंडर में होता है। समझ गए? बिल्कुल। तो चलते हैं हम अपने पांचवें वर्गीकरण में। ये हमारा भू उपयोग वर्गीकरण टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम हर वर्गीकरण को समझ रहे हैं कि भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अभी तक आपने क्या समझा कि भाई हमने बंजर व्यर्थ भूमि देखा जिसमें हम कृषि नहीं कर सकते, अब ये हमारा टॉपिक आ जाता है, ठीक है, स्थायी चरागाह समझा। यानी भूमि तो वही है, भूमि चेंज नहीं है, बस उस पर दुकान वाला काम कर रहे हैं, कोई पशु को चढ़ा रहा है। यानी भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी शब्द का अर्थ होता है भू उपयोग वर्गीकरण, ठीक है। तो हमारा पांचवा वर्गीकरण आता है विविध तरु फसलों। क्या नाम बोला मैंने? विविध तरु फसलों वह उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र। नाम बड़ा ही अटपटा है, बहुत ही मतलब इतना खतरनाक नाम है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। इसके गहराई समझेंगे तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। देखो, इस वर्ग में वह भूमि शामिल है जिस पर उद्यान एवं फलदान वृक्ष हैं। इस प्रकार का ज्यादातर जो भूमि है ना, वो निजी स्वामित्व के अंदर होता है। निजी मतलब क्या होता है? प्राइवेट। स्वामित्व मतलब होता है अपना वहाँ नेतृत्व है, अपना पहुंच है, अपने अंडर में है वो। जैसे बोलते नहीं, प्राइवेट स्कूल जो है वो एक व्यक्ति के अंडर में होता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल है वो सरकार के अंडर में होता है। फर्क है ना दोनों में। अब जिसका ये प्राइवेट स्कूल है वो सिरा आके बोल देगा कि भाई आज से स्कूल बंद, बंद हो जाएगा, है ना।
सरकारी में क्या है कि बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मतलब हिस्सेदारी होती है, टीचर होते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। वैसे क्या है, विविध तरु फसल जो है ना, इनका अधिकांश भाग जो है वो भूमि का जो अधिकांश भाग है वो निजी स्वामित्व में होता है। और इस पर जो है उद्यान एवं फलदान के वृक्ष लगे होते हैं। ये जो वृक्ष देख रहे हो ना, इस प्रकार के लगे रहते हैं। और इसका पूरा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा मैं बोलूँ तो भूमि जो है, ज़्यादातर हिस्सा जो है वो निजी स्वामित्व के अंडर में होता है, ठीक है। अब एक जो हमारा ये आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार है, मेरा तो बहुत ही ये फेवरेट पॉइंट है। इसका नाम है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। बहुत ही प्यारा नाम है, सही, बहुत ही मतलब अंदर बुलबुले फूटते हैं, ऐसा लगता है कि इसका आंसर पता है ना। नाम ही बड़ा ऐसा है। नाम क्या है? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। यानी ऐसी भूमि जो कृषि योग्य तो है, लेकिन उस पर कई वर्षों तक हमने कृषि नहीं किया, इसलिए वो क्या है? व्यर्थ है। एक भूमि है, उस पर हमने कृषि नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम उस पर कृषि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं, मतलब वो हमारे लिए व्यर्थ क्यों है कि हम वहाँ कृषि नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका अर्थ है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, यानी ऐसी भूमि जिस पे हमने कई वर्षों तक कृषि नहीं किया है। अगर उस पे हम कृषि करेंगे तो वो जो जमीन है वो उपजाऊ बनेगा और हम उस पे कृषि कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कृषि योग्य तो है, लेकिन हमने उसको व्यर्थ कर रखा है, हमने वहाँ कृषि ही नहीं करा, तो वो व्यर्थित हुआ हमारे लिए। देखो, सीधा सा आंसर हो जाता है इसका। अब यहाँ समझो, यह वह भूमि होती है जिस पे अगर 5 वर्षों तक हमने परती छोड़ दिया तथा इस पर हमने कोई मतलब किसी प्रकार की कृषि नहीं किया, तो इस भूमि को हम कहते हैं एक तरह से कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। लेकिन क्या है कि वैज्ञानिक जो प्रक्रिया होती है ना, इसको हम यहाँ पे अपनाएंगे ना, तो इसको हम कृषि योग्य बना सकते हैं, समझे। 5 वर्ष हो गए लेकिन मैंने कृषि नहीं किया है जमीन पे, है ना। अब मैं आ रहा हूँ कृषि करने के लिए, तो अब क्या करना होगा, मेरे को वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा इस जमीन के ऊपर कृषि करने के लिए। तो विभिन्न प्रक्रिया अपनाऊंगा, तब मैं यहाँ पे कृषि कर सकता हूँ, समझ गए। बहुत ही डीप बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ आपको। आप पूरे यूट्यूब पे छान लो, ऐसा बिल्कुल डीप आपको नहीं बता पाएगा कोई, ठीक है, या बताता नहीं होगा। ये वीडियो लंबा हो जाता है ना, आप ही सोचो, अगर मैं आपको हर चीज पॉइंट बिल्कुल डीप बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। और लंबा वीडियो जो है ज्यादातर स्टूडेंट देखते भी नहीं, ये पॉइंट है ना हमारा। वर्तमान प्रतिभूमि, एक वर्तमान समय चल रहा है, कुछ प्रतिभूमि पड़ी हुई है, उनको समझना, ठीक है। यह वह भूमि होती है जिस पर 1 वर्ष या उससे कम समय तक के लिए कृषि नहीं की जाती, लेकिन वह भूमि की उर्वरता जो है ना वो बढ़ाने के लिए एक सही तरीका है। अब देखो, यहाँ थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा घूम सकता है। अभी तक हमने क्या समझा कि भाई कृषि योग्य है, व्यर्थ है, लेकिन हम कर सकते हैं उस पर कृषि। लेकिन यहाँ उल्टी बात हो रही है। क्या हो रही है? मान लो एक भूमि है, हमने वहां पे दवा की कृषि किया, बहुत ही मतलब इतना हमने कृषि किया कि उस भूमि को हमने क्या कर दिया। अब क्या है ना, वहां पे हम कृषि नहीं करेंगे तो भूमि उपजाऊ बनेगा। एक भूमि है, हमने इतना कृषि किया 10 साल तक, इतना किया कि आप सोच ही नहीं सकते। तो क्या करना है ना, 1 वर्ष के लिए हमें जो है उस जगह पर खेती नहीं करना है, उसको परती छोड़ देना है, ठीक है। परती छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो भूमि की उर्वरता है ना वो बढ़ जाएगी, फिर हम उस पर और कृषि कर सकते हैं। ये कहा गया है। वर्तमान समय में कुछ ऐसे भूमि है जिसको आप परती छोड़ दो, तभी उसकी जो उर्वरता है वो बढ़ेगी, ठीक है। वर्तमान परती यानी वर्तमान मतलब अभी, परती मतलब फालतू पड़ा हुआ, भूमि मतलब क्षेत्र, यानी ऐसा भूमि जो हमें फालतू छोड़ना है, क्योंकि हमने 10 साल वहां पे कृषि कर लिया, इसलिए उसकी जो उर्वरता है वो घट गई। पुरातन परती भूमि, ये इसका थोड़ा सा अटपटा नाम है, उस पहले वाले से मैच खाता है ये। वह भूमि जिसे 1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम समय के लिए कृषि हेतु कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं पुरातन परती भूमि। 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, ठीक है, ये इसका कुछ मतलब समय सीमा होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं अपना ये देखो, ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, निवल बोया गया क्षेत्र, कितना अच्छा नाम है। निवल मतलब नया, बोया मतलब हमने कृषि करा है, और क्षेत्र मतलब एक क्षेत्र के अंदर, यानी ऐसी भूमि जहाँ पे फसल उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं, बस इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। यानी हमने ऐसे क्षेत्र पर नया नया सामान बोया, उसको काट लिया, उसको हम कहते हैं निवल बोया गया क्षेत्र। यहाँ पढ़ो, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है, इसकी प्रक्रिया को हम बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, ठीक है। बहुत ही अच्छा नाम है इसका, और बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसका कुछ फर्क देखो, देखो वनों के अधीन जो क्षेत्र थे ना, वो 1951 और 50 के आसपास क्या थे कि बहुत कम लोग वहां पे कैसे मतलब भूमि रखते थे, बहुत विकास कम होता था। लेकिन 2014-15 में क्या हुआ, ये बढ़ गया। ये मीटर बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, मैंने जो भी कंटेंट उठाया ना आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ।
और बिल्कुल डीप पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक तरह से कहूँ तो बिल्कुल व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। और गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि क्या है, पहले बहुत कम मात्रा था, अब बढ़ गया है। बंजर एवं व्यर्थ भूमि क्या था, पहले बढ़ा हुआ था बंजर एवं व्यर्थ भूमि, लेकिन क्या हुआ 2014 के आसपास कि ये बंजर व्यर्थ भूमि जो है ना घटता गया। स्थायी चारागाह क्षेत्र पहले घटा था, अब बढ़ गया। फसल वृक्षों के अधीन जो क्षेत्र होते हैं हमारे, वो पहले बढ़ा था, अब घटता जा रहा है, ठीक है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पहले बढ़ा था, अब घट गया। वर्तमान पुरातन प्रति भूमि जो हमारा था, पहले बढ़ा हुआ था, अब घट गया। ये जो आपको इस कलर में दिख रहा है ना, ये हमारा 1950-51 को दर्शाता है। और जो ज़्यादा डार्क है ना, वो हमारे 2014-15 को दर्शाता है। समझ गए? तो ऐसा समझ सकते हो। निवल बोया गया क्षेत्र शुरू से बहुत ज़्यादा होता है, सब लोग फसल उगाते हैं और काट देते हैं, सीधा सा इसका हिसाब हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक जो हमारा था, भू उपयोग वर्गीकरण, मैंने आपको बिल्कुल विस्तार से बताया है और बहुत ही लंबा बताया है, बहुत ही देर समय लगा बहुत, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं, नंबर वाइज समझा रहा हूँ, आप कॉपी पे लिखते चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो, साझा संपत्ति संसाधन। साझा मतलब क्या होता है, शेयरिंग। हम एक संसाधन को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। संपत्ति मतलब क्या होता है, अपना संपत्ति। संसाधन मतलब हमारे उपयोग में आने वाली चीज है। तो समझते हैं, साझा संपत्ति संसाधन यानी ऐसा संसाधन जो सबके लिए उपयोगी हो, सब उसका काम कर सके, उसी को कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का स्वामित्व होता है। यह संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग के लिए कोई ईंधन, लकड़ियां, वन उत्पाद के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। ये मान लो पूरा एक क्षेत्र है, इसमें लकड़ियां हैं, पेड़ हैं, ईंधन है, ठीक है, चारा है। ये पूरा एक मतलब एक सरकारी जगह है जहां सब लोग आते हैं, अपना काम करके जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो जाता है साझा संपत्ति संसाधन। तो हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो जाता है। आप अपने नोटबुक में लिख लो। अब यहाँ से क्या करना है ना, आपको अपने मोबाइल में एक हेडफोन लगाना है, उसके 2 लीड होंगे, आपको उसको अपने कानों में लगाना है ताकि मेरा आवाज़ आपके पास बिल्कुल क्लियर आए, ठीक है। आपका फायदा होता है, तो आप ये काम जरूर करें। देखो, हमारा तीसरा जो पॉइंट है या फिर तीसरा हमारा टॉपिक है, वो है साझा संपत्ति संसाधन का महत्व। अभी तक हमने क्या समझा कि एक संसाधन मतलब एक क्षेत्र है जहाँ अनेकों प्रकार की साधने हैं, संसाधन हैं, जिनका उपयोग जो महिला भी करती है, किसान भी करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। बच्चे क्यों करते हैं, वो खेलने के लिए करते हैं, वो क्रिकेट, है ना। तो ऐसा संसाधन आप ऐसे समझो, जो पार्क होता है वो सबके लिए होता है। एक पार्क होगा, उसमें कहीं से भी कोई भी लोग आ सकते हैं, अपना जॉगिंग कर सकते हैं या फिर कोई खेल खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो संसाधन का महत्व क्या है, बहुत है। तो साझा संपत्ति जो संसाधन है, उसका भी बहुत महत्व है, समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, आपके काम की चीज है और बहुत ही फायदेमंद है। साझा संपत्ति संसाधन का विशेष महत्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन क्षेत्रों, छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के रूप में व्यापन यापन में इनका महत्व है, क्योंकि भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से जो प्राप्त आजीविका है ना, उस पर ये लोग निर्भर हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जिम्मेदारी चारा, ईंधन एकत्रित करने की होती है। कहाँ, साझा संपत्ति संसाधन। ये सभी मैं आपको उसी का महत्व बता रहा हूँ। ताजा संपत्ति संसाधन वन उत्पाद जैसे फल हो गया, रेसे हो गई, गिरी हो गई, औषधि हो गई। औषधि आप समझते होगे, जो औषधि चलती है, दवाई मतलब कहते नहीं उसको कि आयुर्वेद है, ठीक है, तो औषधि वहाँ मिल जाती है। पौधे हो गए आदि उपलब्ध कराती है कौन, साझा संपत्ति संसाधन। ये इसका पूरा महत्व है, समझ गए। हमारा चौथा टॉपिक शुरू हो जाता है, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। साझा संपत्ति संसाधन की मुख्य विशेषता समझेंगे। अभी तक हमने इसका महत्व समझा, अब इसके अंदर खुद ही एक विशेषता है जो सभी लोगों को दिखनी चाहिए। वो क्या है, ये मान लो ये पूरा संसाधन है, देख रहे हो, यहाँ पे सब लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, देख रहे हो, फ्री का है ये माहौल इलाका। इसका प्रमुख विशेषता, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, घरेलू उत्पाद के लिए ईंधन मिल जाते हैं, लकड़ियां मिल जाती हैं, ठीक है, तथा साथ ही साथ अन्य उत्पादन जैसे मान लो फल, रेसे, गिरी, औषधि, पौधे आदि जो भी है ना, वो सब यहाँ से मिल जाते हैं। आर्थिक रूप में कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इनका विशेष महत्व है। देखो, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्यों, क्योंकि जो है वो खाना बनाने के लिए लकड़ियां यहाँ से ले जाती हैं, ठीक है, ये महत्व ज्यादा है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा, ईंधन, लकड़ी जो है ना बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ पे एकत्रित करती है महिला।
और सामुदायिक वन, चरागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति के बहुत उदाहरण है। ठीक है, अब हमारा पांचवा टॉपिक शुरू हो जाता है, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। भारत की कृषि ऋतु। भारत एक देश है। कृषि मतलब होता है अपना खेती, ऋतु मतलब होता है एक समय चलेगा, ठंडी का, गर्मी का और बरसात का। इन तीनों सीजन में हम खेती करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो समझते हैं। हमारे जो है ये तीन है, बाकी आपके एनसीईआरटी में पूरा का पूरा फोटो दे रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये फोटो आपके एनसीईआरटी बुक का है, तालिका नंबर 3.2 देखोगे आप अपने बुक में तो आपको दिख जाएगा। हमारे तीन प्रकार की ऋतुआं होती है भारत के अंदर। एक होता है हमारा खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। अब इन दोनों को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा ये बोया कब जाता है, और इसको दो तरीके से बोते हैं हम। एक होता है हमारा उत्तर भारत के जो राज्य आ जाते हैं, कश्मीर साइड का हो गया उत्तर, और दक्षिण में आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, ऊपर आप जाओगे तो और भी आपको राज्य दिखेंगे मैप के अंदर। तो जो हमारा उत्तर भारत है और जो हमारा दक्षिण भारत है, इसी समय दोनों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इनको ही समझना है। और हमारी तीन प्रकार की ऋतु ऋतु होती हैं, उन्हीं में खेती की जाती है। देखो, खरीफ फसल में क्या होता है, जून में बोया जाता है, ध्यान देना, जून में बोया जाता है और सितंबर में काटा जाता है। अब भाई जून में बोया तो जाता है, लेकिन उत्तर भारत के जो राज्य है ना, यहाँ पर जून में क्या बोया जाता है वो समझो। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर जिसे हम तूर कहते हैं, गेहूं, चना, तुरई, सरसों, जौ। ये जो है ना, ये जून के महीने में बोया जाता है। कहाँ? उत्तर भारत के राज्यों में। अब यही जो हमारा जून का महीना है ना, इसमें दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य आते हैं वो कुछ और बोते हैं। क्या? चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली। ये जो है ना, ये कौन बोते हैं? हमारा जो दक्षिण भारत का साइड है वहां पर। और ये जो हम मैंने आपको आगे का बता दिया ना, गेहूं, और ये नहीं है, ये हमारा रबी फसल का आ जाएगा, मैंने आपको बताया था। ये रबी फसल का आएगा। ऊपर का जो हमारा है ये सिर्फ 6 हैं, 2, 4, 2, 6। और दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं वो भी बोते हैं 2, 3, 1, 4, 1, 5। ठीक है, और काटा कब जाता है? दोनों ही साइड के जो राज्य है ना, वो सितंबर के महीने में काट देते हैं अपने फसल को। जून में बोते हैं और सितंबर में काटते हैं। और अक्टूबर में क्या होता है, रबी फसल को उगाया जाता है। रबी फसल में क्या क्या होती है? तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वो रबी फसल में क्या बोते हैं? गेहूं, चना, तुरई, सरसों और जौ। ठीक है, अब दक्षिण भारत की जो साइड है वो क्या बोते हैं? वो चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ये सब दक्षिण भारत की साइड बोते हैं। और काटते का मतलब आप कहोगे मार्च में। अब जायद फसल आ जाता है, तो अप्रैल में बोया जाता है और जून में काटा जाता है। अप्रैल में क्या बोया जाता है? उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर भारत में वनस्पति, सब्जियां, फल और चारा और फसलें, ये जो है उत्तर वाले भारत के जो राज्य हैं वो अप्रैल में बोते हैं और जून में काटते हैं। अब इसी समय क्या होता है, दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं वो भी बोते हैं क्या? चावल, सब्जियां, चारा, फसलें। ये जो है ये दक्षिण भारत के जो राज्य आ जाते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब नीचे दिखेंगे भारत के मैप में, तो वो है। समझ गए? ये तीन ऋतुआं हैं हमारी, मतलब तीन ऐसे समय हैं जिसमें फसल को बांटते हैं और फिर जाके बोए जाते हैं। हमारा इस वीडियो का आखिरी टॉपिक है, वो है छठा टॉपिक हमारा, नोट डाउन कर सकते हो आप अपने अपने नोटबुक में। भारत में कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि के कितने प्रकार हैं? कृषि तो भारत में होता है, अब होता है तो उसको कितने प्रकार में बांटा जाता है? देखो, भारत में कृषि के प्रकार, पहला हमारा हो जाता है सिंचित कृषि, दूसरा हो जाता है हमारा वर्षा निर्भर कृषि। सिंचित, इसमें हम सिंचाई की बात करेंगे, और वर्षा निर्भर, इसमें हम वर्षा के ऊपर ही बात करेंगे। सिंचित भी दो प्रकार की है, पहला है रक्षित सिंचाई और दूसरा है हमारा उत्पादक सिंचाई। ठीक है, वर्षा निर्भर भी हमारा दो प्रकार का है, शुष्क भूमि कृषि और दूसरा प्रकार है हमारा आंध्र भूमि कृषि। समझ गए? इसके दो प्रकार हैं, कृषि के प्रकार दो हैं, और इसके भी दो प्रकार हो गए और इसके भी दो प्रकार हो गए। समझ गए? अब समझते हैं सिंचित कृषि को, ये हमारे दो प्रकार के थे, रक्षित और उत्पादक। अब इसको समझते हैं दोनों होता क्या है। देखो, रक्षित सिंचाई, इसका उद्देश्य है आर्द्रता की जो कमी है ना, इसकी कमी, आर्द्रता यानी फसल की जो अंदर कमी है ना, इसके कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना होता है। ठीक है, ये इसका काम है रक्षित सिंचाई का। सिंचाई मतलब क्या होता है? पानी देना उसको कि और अच्छे से फसल उगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षेत्र को नमी पहुंचाना ताकि वहाँ पे अच्छा मतलब फसल उग सके। जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा करना, ये किसका काम होता है? रक्षित सिंचाई। जैसा कि आपको नाम से पता चलता है, सिंचाई मतलब होता है पानी देना, फसल को सुरक्षित रखना।
और रक्षित मतलब क्या होता है? सुरक्षित। यानी सिंचाई करना है, किसको सुरक्षित रखना है? तो आप कहोगे फसल को, समझ गए। अब उत्पादक सिंचाई क्या है ये समझते हैं। उत्पादक सिंचाई, इसका मुख्य उद्देश्य है फसलों को अधिक से अधिक जल पहुंचाकर उत्पादकता को बढ़ाना। उत्पादकता का मतलब होता है कि जो अपना उत्पादन है, ज़्यादा ज़्यादा फसल उगाना, उसी को कहते हैं उत्पादकता को बढ़ाना। अब समझते हैं अपना दूसरा जो प्रकार था हमारा वर्षा निर्भर कृषि। ये दो प्रकार के थे, शुष्क भूमि कृषि, आर्द्र भूमि कृषि। बहुत अच्छा नाम है इसका। देखो, शुष्क भूमि कृषि में क्या होता है, यह कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र है ना, उसमें की जाती है। जैसे मान लो मूंगफली, चना, बाजरा, ज्वार आदि जो है, ये इसके उदाहरण है। कहाँ किया जाता है? तो आप कहोगे 75 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है, वहां पर ये जो है उगाए जाते हैं, ठीक है। आंध्र भूमि कृषि में क्या होता है, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा अधिक होती है तथा वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे चावल, जूट, गन्ना। तो वो चावल में क्या होता है, पानी ज्यादा होता है। अगर आप चावल खाते होगे तो उसमें पानी जैसा कुछ लगता होगा, ठीक है, तो उसमें पानी ज्यादा डालना पड़ता है, इसलिए जो है आंध्र भूमि कृषि में हमारा चावल आ जाता है। और ये हमारा उदाहरण हो जाता है इसका, है ना। तो देखो, पार्ट 1 हमारा समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको वीडियो का कमेंट करके बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बाकी आपने नोटबुक में नोट डाउन किया कि नहीं किया, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, ठीक है। और बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको करना, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आप वो करोगे तो आपका बहुत ही फायदा होगा, ठीक है, अनगिनत फायदा, यानी ऐसा फायदा जो आप गिन नहीं सकते। और वीडियो अच्छा लगा तो 1 लाइक जरूर कर देना। 1 लाइक में आपको कुछ नहीं है, आपको नीचे दिख रहा होगा एक बटन, इस पर टिप दोगे ना तो लाइक हो जाता है। और बाकी वीडियो शेयर करें, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी कुछ मिल सके फ़ायदा, है ना। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप ये कमेंट जरूर करना, आपने नोटबुक में लिखा और कितना आपको ये समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा, और एक और आएगा पार्ट 3। 3 वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर है ना बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और के मुकाबले बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो मैं आपको 3 वीडियो में कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक